हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको हम टू पार्ट्स के अंदर करेंगे और ये जो है चैप्टर फर्स्ट है, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द ओवरऑल फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन क्या थी, फॉरेन ट्रेड की पोजीशन क्या थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन टू पार्ट्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी दशा क्या थी, ओवरऑल फीचर्स क्या थे, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी जब हमारा देश आजाद हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उससे पहले वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ब्रिटिश के लोग जो थे वो हमारी इकोनॉमी उनके कंट्रोल में थी और वहां पे उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो इकोनॉमी को जो है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी तो वहां पे उनका ऑब्जेक्टिव जो था कि वो हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे कि वो उनके ब्रिटिश इकोनॉमी को रॉ मटेरियल सप्लाई करे। और उसी तरह क्या है कि जो वहां से बना हुआ माल जो वहां पे यहाँ से हमारी इंडियन इकोनॉमी से रॉ मटेरियल जाता, वहां से फिनिश गुड्स तैयार होके आ जाती, तो वो हमारी इंडियन मार्केट के अंदर सेल करें। हम बात करते हैं कि ब्रिटिश राज से पहले हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। उस वक्त हमारी इकोनॉमी जो थी काफी खुशहाल थी, वाइब्रेंट थी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। ज्यादातर लोग जो थे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे और एग्रीकल्चर के अंदर क्या था कि जितनी उनको चाहिए होती थी उतनी प्रोडक्शन होती थी। इट वाज ए सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कल्टीवेटर जो होते थे वो लैंड को ओन करते थे और सारा का सारा प्रोडक्शन उनका ही होता था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उस वक्त काफी प्रोग्रेसिव था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था। और यहाँ पे जो सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल था वो अपनी बढ़िया क्वालिटी के लिए, प्रीशियस स्टोन के लिए जो था फेमस था। लेकिन जब ब्रिटिश ने हमें कंट्रोल कर लिया तो उस वक्त उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की सिस्टमैटिक वे से एक्सप्लॉइटेशन की। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया और वहां से मतलब उनको अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब एग्रीकल्चर को इस ढंग से एक्सप्लॉइट किया कि एग्रीकल्चर उनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया था। और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको भी सिस्टमेटिक वे के अंदर डिके कर दिया। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी उन्होंने तबाह कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट थी उसको ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए यूज किया। उसी तरह वहां पे उन्होंने जो इंडियन फॉरेन ट्रेड था उसको भी इस ढंग से टेल किया कि हम लोग एक्सपोर्ट तो करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट वहां से हमारे देश में आता था, कैपिटल गुड्स भी वहां से आती थी। तो फॉरेन ट्रेड को भी इस ढंग से रिस्ट्रक्चर किया कि वो भी ब्रिटिश इकोनॉमी के फेवर में ही जाता था। तो ओवरऑल जो फीचर्स हैं, ओवरऑल जो इकोनॉमी के फीचर्स हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ थी बहुत ही लो थी और इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंड करते थे और अर्बनाइजेशन भी बहुत लिमिटेड थी। और जो हमारी इकोनॉमी थी वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, जिसको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्टेग्नेंट इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं कि स्टेग्नेंट का मतलब होता है अ, गतिहीन इकोनॉमी कि जो मतलब एक ही जगह पे रुकी हुई इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर या तो प्रोग्रेस होती नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। और जो हमारे देश की रियल टर्म के अंदर जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा था दैट वाज लेस देन 2% और पर कैपिटा आउटपुट के अंदर भी जो ग्रोथ थी 0.5% थी। और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था दैट वाज एक्सट्रीमली वेरी पुअर और बहुत ज्यादा बीमारियां, एपिडेमिक्स होते थे, फैमिन्स होते, सोके होते थे, ड्राउट्स होते थे और जो कि बार बार रिअकर करते थे और जिसकी वजह से क्या था कि लोगों का जो मतलब कंडीशन थी बहुत ही पॉवर्टी थी, मतलब बहुत ज्यादा लोग पुअर थे।
बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी हम उस सिचुएशन के अंदर कहते हैं जब लोगों की लो पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, और 47-48 के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी, जस्ट इमेजिन इट वाज ओनली ₹230, और ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता था। दे वर नॉट हैविंग सफिशिएंट फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, और पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि इंडस्ट्री नामात्र ही। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पे जो उस वक्त हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो लोग थे, उनका जो मेन रोजी रोटी का साधन था, दैट वाज एग्रीकल्चर। नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर का के ऑक्यूपेशन के अंदर इंगेज थी, और जस्ट इमेजिन कि 72% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज थी, बट जीडीपी के अंदर शेयर ओनली 50% था, और एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी, मीन्स बैकवर्ड थे, जिसकी वजह से क्या था कि प्रोडक्टिविटी भी वेरी लो थी। ब्लीक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यहाँ पे था कि वीक मतलब इंडस्ट्री के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था, और ब्रिटिश जो राज था उसने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट करके सिस्टमेटिक वे के अंदर जो था इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री टोटली उन्होंने तबाह कर दी थी, और हैवी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत लो ग्रोथ थी, और बल्क कैपिटल गुड जो थी वो ब्रिटेन के अंदर से इंपोर्ट की जाती थी। हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मशीनरी रिलेटेड इक्विपमेंट और प्रोडक्शन जो था वो बाहर से इंपोर्ट होता था, स्पेशली ब्रिटेन से। इवन डिफेंस के लिए भी फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड किया जाता था। इवन जो कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे सिविंग मशीन, मेडिसिन, कैरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल्स, ये भी जो थे बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते थे। और अर्बनाइजेशन बहुत कम थी, बहुत कम लोग जो थे वो शहरों में रहते थे। 48 के अंदर ओनली 14% पीपल लिव्ड इन अर्बन एरिया, 86% जो थे वो रूरल एरिया के अंदर थे, और मेन जो ऑक्यूपेशन था लोगों का वो एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर के अलावा बाहर जो थी वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी, और जिसकी वजह से क्या था कि वो लोग पुअर थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, देखो ना तो ये पूरी तरह से फ्यूडल थी, ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जिम्मेदार होते हैं जिनकी जो कि जमीन के ऑनर होते हैं, जो कि टिलर को कल्टीवेट के लिए जमीन देते हैं। तो यहाँ पे फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था, जहाँ पे टिलर को जो है जमीन दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती थी, और क्योंकि जमीन को डेवलप करने के लिए कोई भी जो जिम्मेदार होता था वो सिर्फ इंटरेस्टेड होता था कि इसको मैक्सिमम लगाना जाए, तो लैंड की डेवलपमेंट के लिए वो कोई एफर्ट्स नहीं करता था, और टिलर को कुछ दिया नहीं जाता था, तो जिसकी वजह से उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होती थी कि लैंड को वो डेवलप करे, और जिसकी वजह से क्या था कि एग्रीकल्चर जो थी बहुत ज्यादा बैकवर्ड तरीके से की जाती थी, और जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी और इनकम बहुत ही लो थी। तो हम ओवरऑल फीचर्स को हम इस तरह से सम अप कर सकते हैं कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, उस वक्त इकोनॉमी जो थी स्टैग्नेट थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर इकोनॉमी को डेवलप किया तो उतना ही डेवलप किया ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही पर्पस सॉल्व कर सके। रेलवे, पोर्ट्स एंड पोस्ट टेलीग्राफ डेवलप किए गए, जस्ट कि वो लोगों को इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर सके। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो ब्रिटिश इकोनॉमी के प्रोटेक्ट और प्रमोट किए जाते थे, इंडियन इकोनॉमी के प्रोटेक्ट नहीं किए जाते थे। Now we are clear with the overall features of the Indian economy. Now we will understand state of the agriculture sector. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसके अंदर जो, क्योंकि 72% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे, पर जो मीन्स थे जिसके द्वारा एग्रीकल्चर किया जाता था वो बैकवर्ड था, जिसकी वजह से क्या था कि जो प्रोडक्शन थी वो बहुत लो थी, प्रोडक्टिविटी भी लो थी। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टोटल आउटपुट कितना हुआ, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना आउटपुट जनरेट हुआ, तो दोनों ही बहुत लो थी। प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट अगर हम कंपेयर करें 47 में 5 पॉइंट टाइम कम थी एज कंपेयर टू 2020 और 21। उसी तरह जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो भी 4 टाइम्स लो थी एज कंपेयर टू 2021। आउटपुट ऑफ व्हीट वाज लोअर 17.1 एंड राइस वाज नियरली 5 टाइम्स लोअर। उस तरह से हम देखते हैं कि आउटपुट जो है और प्रोडक्टिविटी दोनों ही लो थी। और उसी तरह जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था ये काफी एक्सप्लॉइट करता था, क्योंकि ये ट्रायंगुलर था जिसके अंदर गवर्नमेंट आ जाती थी, लैंडलॉर्ड आ जाता था, टिलर आ जाता था। लैंड जो लोड जो थे वो पूरी तरह से जमीन के मालिक होते थे, और वो जमीन को कल्टीवेशन के लिए टिलर को देते थे, और ये वो जिम्मेदार परमानेंट ऑनर होते थे।
तो वो जो था फिक्स्ड लगान जो था गवर्नमेंट को पे करते थे और उनको पूरी आज़ादी थी कि वो टेलर से जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। तो उनकी कोशिश होती थी कि वो टेलर से ज़्यादा जो है सम्स मतलब अमाउंट लेते थे, लगान लेते थे और गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे और टेलर को मतलब सिर्फ़ जो था उतना ही मिलता था सब्सिस्टेंस के लिए। देखो जो फार्मर्स थे उनके लिए ये इम्प्लीकेशन थी कि जो ज़िम्मेदार थे वो परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड थी, तो वो एक्सप्लॉइट करते थे, अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन थी। वो जब चाहे लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते थे और कई बार क्या होता था कि टिलर वो पे नहीं कर पाता था तो उसको अपनी लैंड जो थी वेकेट करनी पड़ती थी। और टिलर जो था लैंडलेस लेबर थी जिसके पास कोई ज़मीन नहीं थी और उसको सिर्फ़ गुज़ारे लायक ही वेजेस मिलती थी या गुज़ारे लायक ही उसको उत्पाद दिया जाता था। पोस्ट कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो यहाँ पे था कि पहले जो फार्मिंग थी, सब्सिस्टेंस थी, गुज़ारे जोगी थी। अब था कि लोगों को फ़ोर्स किया गया कि वो एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज़ करें, कैश क्रॉप जो है वो कल्टीवेट करें। तो यहाँ पे था कि जैसे इंडिगो जो था ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए होता था फॉर ब्लीच एंड डाइंग। तो यहाँ पे जो फार्मर थे उनको मतलब ल्योर किया गया किसी तरीके से कि वो इसको इंडिगो को प्रोड्यूस करे और उनको एडवांस पेमेंट देनी मतलब दी जाती थी। तो पहले वो ग्रो करते थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अब वो करते हैं कैश के लिए। तो इसकी वजह से क्या था कि उनको क्रेडिट नीड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो जिसके लिए उनको काफ़ी सारा लोन वगैरह लेना पड़ता था। तो परपेचुअल इन वो उसी मतलब परपेचुअल इंडेप्टेडनेस के अंदर ही फँसे रहते थे, एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर पाते थे और उसी वजह से क्योंकि उन्होंने अब कमर्शियल क्रॉप्स बनानी शुरू कर दी थी, तो जिसकी वजह से उनको मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटीज़ थी, उसको भी फेस करना पड़ता था। और उसी तरह एग्रीकल्चर को डेवलप करने के जो मीन्स थे, वो बहुत ही बैकवर्ड थे। गवर्नमेंट जो थे वो ज़िम्मेदार जो थे वो कोई भी लैंड की इम्प्रूवमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे। कोई इरिगेशन का परमानेंट मीन नहीं था, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे। तो कई बार क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत होती थी क्योंकि कई बार रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, कई बार बिल्कुल ड्रॉट आ जाता है जिसकी वजह से फसल तबाह हो जाती थी। और उसी तरह फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और ज़मीन की जो अंदर सैलिनेशन होती है उसको ख़त्म करने को कोई मीन्स नहीं थे। तो जिसकी वजह से क्या था कि प्रोडक्टिविटी लो थी क्योंकि उसी तरह जो टिलर था क्योंकि वो ज़्यादा जो ज़मीन की आउटपुट होती थी लगान की फॉर्म में ज़िम्मेदार को मैक्सिमम ले जाता था, तो उसके लिए बहुत कम आउटपुट बचता था जिसकी वजह से उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती थी मीन्स को डेवलप करने के लिए। उसी तरह ही जो ऑनर ऑफ द सॉइल और टिलर के बीच में काफ़ी जो गैप था इंक्रीज़ हो रहा था। ऑनर जो थे उनके पास मैक्सिमम आउटपुट जाता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते थे और उनका जो इरादा होता था कि मैंने रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज़ करना है, तो टिलर को जो है बहुत कम जो है उतना ही दिया जाता था जिससे उसका गुज़ारा हो सके। तो गैप जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। उसी तरह जो ज़मीन थी वो स्मॉल थी और फ्रेगमेंटेड थी। लैंड होल्डिंग बोथ वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड होती है कि जैसे एक मेरा ज़मीन का हिस्सा बठिंडा में है, एक मेरा ज़मीन का हिस्सा मानसा में है, एक ज़मीन का हिस्सा मौड़ में है या एक मेरा ज़मीन का हिस्सा कहीं और है। ये ज़मीन का कुछ हिस्सा कहीं पे है, दूसरा हिस्सा कहीं पे है, कंसोलिडेशन नहीं थी। तो जिसकी वजह से क्या था कि एग्रीकल्चर जो थी बैकवर्ड टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड भी थी और स्टैग्नेंट भी थी। बैकवर्ड का मतलब होता है कि जैसे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लो थी और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती थी, तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी और ज़्यादातर लोग लोग जो प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग करते थे, सब्सिस्टेंस लेवल के लिए करते थे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी। इसी तरह जो एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी या लिटिल थी, तो उसका कारण था कि गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द लैंड एंड द डीलर ऑफ द सॉइल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी एक्सप्लॉइट करता था और उसी तरह क्या था कि फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो बाकी जो है कल करेंगे।